नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र कुछ हद तक मिला जुला आप कह सकते हैं आज जरूर देखने को मिला, जहां पर निफ्टी बैंक के अंदर तो खरीदारी थी, लेकिन हाँ आज मिड कैप इंडेक्स में फिर से बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी और मेटल स्पेस आज प्रेशर में कामकाज कर रहा था। टेलीकॉम के अंदर आज दबाव देखने को मिला। इसके अलावा मार्केट में ब्रॉडर साइड पे आपको आंकड़ों में शायद दबाव ही बनता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन हाँ फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिए मार्केट्स ने शुरुआती तेजी दिखाई। धीरे धीरे बाजार में तेजी ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली निफ्टी बैंक की तेजी थी वो ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी और रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंकिंग आईटी दोनों तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। पेपर केमिकल शेयरों में खरीदारी थी। मेटल ऑयल एंड गैस ये कुछ ऐसा स्पेस था जो कि आज प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। वहीं पर ही मेजरली आज बिकवाली जो थी वो बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए जो मूड माहौल था वो आज भी पॉजिटिव साइड पे, एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिहाज से आप कह सकते हैं। नेगेटिव साइड्स पे अगर आप ब्रॉडर मार्केट पे जाएंगे, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप साइड पर, तो वहाँ पर ज़रूर आपको दिखाई पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। M&M आज तेज था। नंबर्स के बाद सेल टूटा, नाल्को टूटा, सुबेक्स टूटा। उसके अलावा IRCTC नंबर से पहले चलता हुआ दिखाई पड़ा। 12 तारीख को नंबर स्टॉक स्प्लिट की घोषणा होनी है, उससे पहले शेयर चलता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे नाम, बहुत सारे ट्रिगर जिसके आधार पर बाजार चल रहा था और बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जहां पर नंबर्स के बाद मार्केट्स में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए, समय का ज़्यादा अभाव है, इसलिए शुरुआत सीधे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है, टाटा पावर मीडियम टर्म 500 शेयर 132 रुपये के दाम पर। राजकुमार साहब, टाटा पावर के लिए जो जानकार हैं, जिनसे हमारी पिछले हफ्ते बात हुई थी, उन्होंने तो इसमें बने रहने की राय दी है और यही बात कही है कि नीचे 108 109 तक भी मिल जाए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। आज थोड़ा प्रेशर आया, मतलब इतना कोई खास नहीं, तो पूरे पावर में प्रेशर था। टोरेंट, अदानी ट्रांस सब में दबाव था, तो उसका एक इम्पैक्ट था। तो कंपनी अच्छी है, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी को देख रहे हैं तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। IRCTC, हीरो मोटोकॉर्प, M&M फाइनेंस। प्रेमचंद सिंह साहब, IRCTC 12 तारीख को बोर्ड बैठक है स्टॉक स्प्लिट को लेकर। इक्विटी डाइल्यूशन होगा, थोड़ा रिस्क रहेगा। आपको मुनाफा है, आप थोड़ा थोड़ा करके निकल सकते हैं। कॉस्ट के शेयर मतलब निकाल लीजिए और प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए। हीरो मोटोकॉर्प बढ़िया कंपनी है, समय दीजिए, अच्छा पैसा बना कर दे सकती है। और साथ साथ तीसरा नाम आपका कौन सा था, मिस हो गया सर, 2 शेयर नहीं दिख पाया, तीसरा तो मिस हो गया। अच्छा, अल्पेश पटेल साहब, सुबेक्स और नाल्को न्यू बाइंग कौन से लेवल पर? सर, सुबेक्स के लिए ये लेवल ठीक है, मतलब एनालिस्ट कॉल होगी इनकी आज कल में, देखना पड़ेगा क्योंकि नंबर अभी आए तो एनालिस्ट कॉल तो आज होगी शाम को या कल होगी। उसके बाद कुछ क्लीन या कुछ सिचुएशन ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। नाल्को के केस में आपको नीचे मिले तो आप ऐड करिएगा, क्योंकि नाल्को को जहाँ मैं देख चुका हूँ वो तो 30-40 रुपये के दाम है, वो अब पता नहीं दोबारा कब मिले। लेकिन हाँ, नीचे मिले तो आप आराम से ऐड करिए। नाल्को में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पब्लिक ने एनालाइज कर रखे थे, लेकिन नंबर इतने ख़राब नहीं है। सीक्वेंशियली नंबर थोड़े ढीले ज़रूर है, वाई तो ठीक ठाक नंबर है। बेटर ये कि नीचे मिल जाए, आप ऐड कर सकते हैं नाल्को को भी और सुबेक्स को भी, दोनों को भी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और M&M फाइनेंस पे प्रेमचंद्र सिंह साहब का सवाल है। सिंह साहब, थोड़ा ओवरहैंग था L&T फाइनेंस होल्डिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट का M&M फाइनेंस पे भी, और वही एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा। थोड़ा मानसून के नंबर अच्छे हैं तो ट्रैक्टर सेल्स पिकअप करेगी, M&M के नंबर्स पिकअप करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर आता दिखाई पड़ेगा। आप बने रहिए, वैसे तो एज ऑफ नाउ, लेकिन हाँ नियर टर्म ओवरहैंग रहेगा। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, फेस्टिवल डिमांड आने वाली है, मानसून के नंबर्स आने वाले हैं, तो ये 2 चीज़ें शायद आगे चल के इनके लिए प्ले कर सकती हैं, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल ले सकते हैं बाद में। M&M के केस में भी सेम सिंह साहब यही सेम ट्रिगर है। इनफैक्ट M&M की तो एनालिस्ट कॉल हुई, उसके बाद यहाँ पे फर्दर क्लैरिटी आती हुई दिखाई पड़ी। या 2-2.5% चला भी इसी चक्कर में। आप टाइम दीजिए। कंपनी तो ऑब्वियसली बात है बुरी नहीं है, बढ़िया कंपनी है, एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और बहुत बड़े चेन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, हैवी 16 व्हीलर ट्रक से लेकर 2 व्हीलर तक। आज भी एक खबर आई है कि 10,000 नए EVs का ऑर्डर दिया गया 3 व्हीलर स्पेस में, और उसमें भी M&M प्ले करती है। तो ऐसा नहीं है, आप टाइम देंगे तो अच्छा पैसा बना के दे सकता है, बस आपको समय देने की ज़रूरत है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसे स्टॉक्स के अंदर। शेयर फॉर नेक्स्ट मंथ 1 मंथ, आशुतोष सिंह साहब, सॉरी मैं 1 महीने के लिए बाजार को ट्रैक नहीं करता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और IRCTC पे हम बातचीत कर चुके हैं राजपूत साहब। फिर भी 5 साल का टारगेट आपने रखा है, 1700 रुपये आपकी खरीदारी है, बढ़िया दाम आपको मिल रहा है, 2600 रुपये आ गया है।
आपको करीब करीब 1000 रुपये पर शेयर का मुनाफा तो हो ही रहा है। बेटर ये है कि थोड़ी थोड़ी कॉस्ट आप निकाल लीजिए और थोड़े थोड़े शेयरों को आप छोड़ दीजिए मुनाफे वाले। क्यों? क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन होगा ज़रूर, नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ेंगे स्प्लिट होते ही। आज मान लीजिए 10 रुपये की फेस वैल्यू है, कल 1 रुपये की फेस वैल्यू हो जाए या 2 रुपये की हो जाए, तो अगर 2 रुपये की होगी तो शेयर बढ़ के 5 हिस्सों में आ जाएगा, 1 रुपये की होगी तो शेयर बढ़ के 10 हिस्सों में आ जाएगा। नंबर ऑफ़ शेयर 10 टाइम बढ़ जाएंगे, 5 टाइम बढ़ जाएंगे। इक्विटी डाइल्यूशन होगा, ईपीएस और कम हो जाएगा, पीई और महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार को बाज़ार अभी चल रहा है शेयर, तो आप कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा निकल जाइए, नीचे के दाम पे फिर मिले एडजस्टेड वैल्यू में तो आप ऐड करिएगा। अभी तो इसमें ऐड करने की सिचुएशन नहीं। कारोबार ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हर तेज़ी में अगर सरकार नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ाएगी तो कारोबार कैसे चलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। जोमेटो 5 साल के लिए, सर जोमेटो के केस में अभी कुछ भी मिश्रा साहब कहना मुश्किल है। नंबर्स तो आने दीजिए, पहले क्वार्टर का नंबर शायद 10 तारीख को इनके पेंडिंग है, वो एक बार नंबर आ जाए, उसकी स्थितियाँ साफ़ हो जाए, देन आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। आज बसंत महेश्वरी साहब ने बहुत बढ़िया बात एक बोली थी कि जब बुल मार्केट होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, हर तरह की कॉल चलती हैं, हर तरह के ट्रिगर्स काम करते हैं, हर चीज़ बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ती है। जब बियर मार्केट होता है तब प्रॉफिटेबिलिटी सबसे पहले दिखती है, डिविडेंड सबसे पहले दिखता है। तो अभी बुल मार्केट है, अभी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बियर मार्केट आने दीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, डिविडेंड दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, तब हम सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर आंक पाएंगे। अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो एक बार ज़रा ईज आउट होने दीजिए, नंबर्स आने दीजिए। लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए मत लीजिए, टिल द टाइम वो प्रॉफिट ना दे। प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे आने लग जाए तब आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म में तो ये बात एक बार को चल सकती है, मूड माहौल को देखते हुए, सेक्टर को देखते हुए। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी ही देखी जाती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ही सब कुछ होती है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी 10 साल रिटर्न नहीं देगी, 11वें साल में भरपूर देगी। लॉस मेकिंग कंपनी 10 साल रिटर्न देगी, 11वें साल में सब कुछ ले लेगी। इस हिसाब से आप सोच के चलिएगा और प्रॉफिट को ही देखिएगा हमेशा। स्कॉट्स विभा जी बनी रहिए, नंबर्स के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर हो रहा है, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखिए। कुबोटा ने 1180 रुपये के दाम पर ओपन ऑफर शायद लेकर आया था, और उस दाम पर अगर कुबोटा आ सकता है इस कंपनी के अंदर तो आम इन्वेस्टर तो आ ही सकते हैं। तो आप एक बार कुबोटा की डील का भाव दोबारा चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से 1180 है, और उसी डील को आधार मानते हुए उसके आसपास और ऐड कर सकती हैं अगर पोजीशंस को आप और ऐड करिए। कंपनी बुरी नहीं है, सेक्टर बुरा नहीं है, ठीक है, एक आध दो क्वार्टर के नंबर ऊपर नीचे चलते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया चला हुआ शेयर था, थोड़ा ईज आउट हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कंपनियों को आप आराम से अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं। गोयनका जी, ज्योति जी, ये बलरामपुर चीनी में एक बायबैक आज ही आया है, 410 रुपये के दाम पर है मेरे ख्याल से बायबैक। अब डिपेंड करता है बायबैक में प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, ये अभी देखना पड़ेगा। लेकिन ओपन मार्केट में बायबैक है, तो ओपन मार्केट में अगर आपको टेंडर करने की फैसिलिटी मिलती है तो आप बायबैक में ज़रूर टेंडर कर दीजिए, बढ़िया दाम मिल रहा है, निकल जाइए उसमें। नीचे के दाम मतलब शुगर अदरवाइज तो एक साइक्लिकल बिजनेस ही होता है, आजकल थोड़ा सिक्योलर चला है, लेकिन कोशिश यही करिए कि तेज़ी में निकले, मंदी में नीचे लें। लास्ट टाइम 180 रुपये बायबैक आया था, इस भाई 410 बायबैक है, तो बायबैक का रेट तो अच्छा मिल रहा है। क्वांटिटी कितनी है? 210 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, इनको आप डिटेल में देख लीजिए। नंबर तो वीक आए बलरामपुर चीनी के, बायबैक ही इकलौता सपोर्ट है, उसको आप ध्यान में रखकर टेंडर करने की कोशिश करिए उसी के अंदर। अच्छा, थोड़ा जुकाम है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, लोकेश जैन जी का सवाल है, 500 शेयर 370 रुपये पे जोटा के। सर जोटा के नंबर तो बहुत अच्छे हैं, इसके बाद में अपर सर्किट लगा, लेकिन आप बहुत एंटर लेट करके गए। 362 मैंने देखा था लास्ट, उसके बाद मैंने भाव नहीं देखा। मतलब 240 रुपये पे कंसोलिडेट हो रहा था, नंबर आया, नंबर के बाद 3 अपर सर्किट बैक टू बैक लगे, 3 या 2, 3 अपर सर्किट लगे शायद, और उसमें आपने खरीदारी करी। पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी गलती कि कोई भी शेयर चलता हुआ नहीं लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी ट्रिगर आ जाए, जब तक वो शेयर चल रहा है नहीं लेना है। जब वो शेयर नहीं चल रहा है तब लेना है। उससे रिलेटेड ट्रिगर्स को आप याद रखिए, ये ध्यान रखिए कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, और अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर कॉल लीजिए। जोटा अच्छी कंपनी अगर है, पहली चीज़ तो आपको नीचे के दाम मिलेंगे तो आप ज़रूर ऐड करिए। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मतलब यही सोच के आपने लिया होगा अच्छी कंपनी है इसलिए आप नीचे मिले तो ऐड करिए। अगर आपको लगता है नहीं मोमेंटम ट्रेड था और आप फंस गया है, तो अब आप तेज़ी में मोमेंटम में निकलने की कोशिश करिए, यही विकल्प आपके सामने बचता है।
लेकिन दोनों ही केसेस में बाज़ार में किसी भी हाल में कभी भी चलते हुए शेयर नहीं लेने हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टीएन पेट्रो और आईआरएफसी लॉन्ग टर्म। शर्मा साहब, टीएन पेट्रो तो अभी नंबर आए थे, आज शायद नंबर कमज़ोर थे, मैंने देखे नहीं। नंबर का एक स्क्रीनशॉट ज़रूर आया था, लेकिन ये नहीं देख पाया नंबर कैसे थे। आईआरएफसी को तो आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि आमतौर पे शेयर चलता कम ही है और वही इसका जो इशू प्राइस है वही अटकता है आके हमेशा 26-60 के आसपास। तो आप कोशिश करिए कि इसमें तो ना ही एंटर करें। और तमिलनाडु पेट्रो भी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, मोमेंटम आएगा। पनामा पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो, इस तरह की कंपनी में तो मोमेंटम को आप प्ले करिए, चेस करिएगा, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करिए दोनों स्टॉक्स को। सिर्फ भाव की वजह से कि सस्ता भाव मिल रहा है तो आप खरीदारी कर लें, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कोई भी बाज़ार में शेयर अगर सस्ते भाव पर मिल रहा है, सस्ता भाव है, वैल्यू नहीं है एक, और दूसरा अगर सस्ता भाव है तो बाज़ार ने उसको कुछ सोच के सस्ता भाव रखा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि IRCTC 2700 है और IRFC 26 रुपये है, तो कुछ अंतर नहीं होगा, कुछ तो अंतर होगा दोनों की अर्निंग में, इक्विटी साइज़ में। इनका इक्विटी साइज़ देखिए आप कितना बड़ा है IRFC का, और इक्विटी साइज़ देखिए कितना छोटा है IRCTC का। कुछ दिन बाद वो स्प्लिट होगा, वो भी इसी भाव के आसपास आ जाएगा। तो भाव क्यों है उसको समझने की कोशिश करिए, और दूसरा भाव और वैल्यू के अंतर को समझिए। भाव सस्ता है, वैल्यू सस्ती नहीं है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। IB रियल, सबीर साहब ऐड भी करिए, लोअर लेवल पे होल्ड भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। निचले स्तरों पे मिला है, आप खरीदारी भी करिए। इसके अच्छे टारगेट्स आपको मिलेंगे। 150 रुपये है, अच्छे टारगेट मतलब शायद 2 गुना भी हो जाए, समय लेगा लेकिन ऐसा हो सकता है, तो आप बने रहिए। अच्छा, सेल, आनंद दवे साहब थोड़ा नंबर्स ख़राब थे जिसकी वजह से थोड़ा ढीला पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अभी आप बने रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी में। साइक्लिकल मूव था, नंबर और अच्छे आने का अनुमान था, और शायद इसी का इम्पैक्ट नाल्को पर भी चला गया। लेकिन आप टाइम दीजिए, आपको वापस आपके भाव मिलेंगे। मेटल में कुछ और लेना है तो JSL हिसार पे आप नज़र रखिएगा, नीचे मिले आप ऐड कर सकते हैं। विभाजी 3000 ट्राइडेंट 16 रुपये के दाम पे, बढ़िया भाव है। मैंने लास्ट शायद 22-23 देखा था, सर्किट लग रहे थे तब तो, अब तो पता नहीं क्या भाव है। लेकिन वो डिटर्जेंट कारोबार में उतरने की बात थी उसके बाद। लेकिन विभाजी क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है तो मैं कोशिश यही करिए कि हर थोड़ी थोड़ी तेज़ी पे थोड़े थोड़े शेयर बेचते रहिए। ये मार्केट इस तरह का है कि अब आप तेज़ी में सेल करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और नीचे आपको फिर वही शेयर मिल जाते हैं कुछ दिन बाद। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप नज़ारा टेक को देखिए, 1950 गया, 1730 आ गया। आप सेल नाल्को को देखिए, तेज़ी दिखाई फिर नीचे आ गए। तो ऐसे बहुत शेयर मिलेंगे, तो आप तेज़ी का फ़ायदा उठाइए, थोड़ा थोड़ा माल बेचिए, नीचे आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो कुछ और मिल जाएगा, कुछ और नहीं तो फिर वही मिल जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, ये कहीं नहीं जाते, शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कॉल रखिए, जो मुनाफा आपको मिल रहा है टेबल पे से लेते चलिए। अच्छा, भावेश जी का सवाल है, अपोलो पाइप, अपोलो ट्राइकॉट और एक्रेसिल। सर, अपोलो पाइप, अपोलो ट्राइकॉट दोनों को आप होल्ड कर सकते हैं। एक्रेसिल के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, बाकी दोनों अपोलो पाइप और अपोलो ट्राइकॉट जो है ये बढ़िया कंपनी है। थोड़ा चली ज़रूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राय यही है कि आप बने रह सकते हैं। ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ भी हैं इसके ऊपर, दोनों में ही उन्होंने एक तेज़ी साइड के व्यूज़ ही रखे थे, तो आप बने रहिए दोनों स्टॉक्स के साथ। अच्छा, इन्फोसिस एवरेज प्राइस 1350। मोहम्मद जावेद साहब, ये तो बढ़िया क्वांटिटी का स्टॉक आपने उठाया, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है और सही दाम पर भी खरीदारी है। कभी भूले बैठ के आपकी खरीदारी के दाम पर नीचे या उस दाम के आसपास आए तो आप और ऐड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोसिस 5वीं लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की, दूसरी लार्जेस्ट IT कंपनी, मतलब 5वीं 6वीं हो सकती है, लेकिन IT के हिसाब से दूसरी लार्जेस्ट कंपनी है। आप आराम से इसमें पोजीशंस को ऐड करिए नीचे की तरफ। बढ़िया पेडिग्री का मैनेजमेंट है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, कारोबार ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, स्ट्रॉन्ग नेम है, पुरानी हिस्ट्री है, और क्या चाहिए आपको इससे अच्छा IT स्पेस में। TCS, इन्फोसिस, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, HCL, ये 5 नाम आपको पोर्टफोलियो में, या विप्रो भी, 5 नाम पोर्टफोलियो के कोर हिस्से में आप रख सकते हैं। फॉल में ओरेकल, हैप्पीएस्ट जैसी कंपनियों को भी, या कोफोर्ज, L&T इन्फोटेक, L&T टेक जैसी कंपनियों को भी आप नीचे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कामत होटल, लेमन ट्री, देव साहब, दोनों ही कंपनियों के केस में अगर आप होटल में जाना चाहते हैं तो इंडियन होटल सेफेस्ट बेट है। नंबर भी आने वाले हैं इंडियन होटल्स के, और उसके अलावा आप अवॉइड ही करिए बाकी होटल कंपनीज़ को। ट्रेडिंग बेट के लिए ज़रूर जा सकते हैं, आज चला भी हुआ था एक होटल का स्टॉक, कौन सा था शायद नाम भूल रहा हूँ मैं,
उसको आप मतलब होटल में आप मोमेंटम बेस्ड प्ले करिए। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है इंडियन होटल के अलावा जो आपके पोर्टफोलियो को सेफ रख पाए गोइंग फॉरवर्ड। मोमेंटम मिले 10-20% मिल जाए, 25% मिल जाए, आप निकल जाइए। मेजरली कोई ब्रोकरेज हाउसेस किसी भी स्टॉक को कवर नहीं करती हैं। एक लेमन ट्री को कभी कभी करती हैं, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, शायद 40 रुपये के टारगेट थे, लेकिन बाकी किसी पे नहीं है। तो मेजरली आप ये कोशिश करिए कि निकलें तेज़ी में प्रॉफिट लेकर, लेकिन आप लोअर लेवल पर अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो इंडियन होटल ही जैसे एक स्टॉक है जिसको आप एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की वजह से होल्ड कर सकते हैं। HFCL, परवेज साहब, अवॉइड करने की पहले ही मैंने कई बार इस पर बात की है और अभी भी यही बोलूँगा। आप इसकी पुरानी हिस्ट्री एक बार उठा के देख लीजिए। 2500 रुपये का शेयर होता था, टूट के दाम 8-10 रुपये भी दिखा दिया इसने, वहाँ से दोबारा चला और आज ये दाम आपकी स्क्रीन पर है। तो मोमेंटम बेस्ड ही स्टॉक है, नंबर्स तो बहुत सपोर्टिव थे नहीं इसके शुरू से ही। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लीजिए और इसके बारे में एक बार पहले पढ़ लीजिए ये कंपनी के बारे में। नीचे प्रमोटर ने स्टेक खरीदा, ऊपर वापस प्लेज हुआ, तो इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो आप बहुत ध्यान से संभल कर इसमें यहाँ ट्रेड करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रोलेक्स रिंग, विभा जी आज ही तो लिस्ट हुआ है, अभी तो क्या कहें इसके बारे में। मैनेजमेंट से बातचीत हुई हो तो बड़ा बुलिश हैं ईवी कारोबार को लेकर, उसके अलावा इनके नॉन ऑटोमेटिव बिजनेस, रेलवेज वगैरह कारोबार को लेकर, इनपुट कॉस्ट को लेकर, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आईपीओ में 30वां आईपीओ 29वां आईपीओ आज लिस्ट हुआ है। इतनी बड़ी फ्रेंजी आईपीओ की चल रही है, कैसे कुछ भी कहा जा सकता है जब तक थोड़ा डस्ट ना सेटल हो जाए। विभा जी ये चीज़ समझिए कि कोई कंपनी अगर नई आईपीओ लेकर आई है और एग्जिस्टिंग कारोबार में कोई कंपनी कामकाज कर रही है तो एग्जिस्टिंग में क्या बुराई है, नए में क्यों एंटर किया जाए। नए में एंटर कर रहे हैं तो उसे अपना मेटल प्रूफ करने दीजिए, पुराना तो कर ही रहा है इतने सालों से। जुबिलेंट फूड और बर्गर किंग में, जुबिलेंट फूड 10 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है 2009 से, और बर्गर किंग को आए हुए भी 3 साल भी नहीं हुए। तो जुबिलेंट फूड ने सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए, उसने मैगी वाला केस भी देख लिया, उसने उतार चढ़ाव तमाम देख लिए, बर्गर ने नहीं देखे। तो अभी एटलीस्ट उतार चढ़ाव का सिचुएशन तो इन्हें समझने दीजिए। अभी तो तेज़ी दिख रही है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा डस्ट सेटल होने दीजिए, फिर कॉल लेंगे इसके ऊपर। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं। कोल इंडिया के केस में सर नंबर्स आ जाए, नंबर्स का आप वेट करिए, नंबर्स के बाद ही यहाँ पर कोई कॉल जाएगी। कल इसके नंबर अवेटेड हैं, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा। बहुत बुरे हाल थे आज नाक के, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सवाल पूछने के लिए, और जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे माफ़ी, और जिन्होंने सवाल पूछे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। कल फिर आपसे यहीं पर ही मुलाकात होगी। नमस्कार।